हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 से सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट का सारांश और प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है भारतीय संविधान। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। इस चैप्टर में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करेंगे। आप में से ज्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में जरूर सुना होगा, बहुतों ने तो खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से अंदाजा हो जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है, मगर फुटबॉल का एक नियम यह है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बांह से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी की बांह गेंद को छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे यानी देने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इसी तरह हॉकी या क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ तय नियम होते हैं। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फर्क करने में मदद मिलती है। इन खेलों की तरह हर समाज के भी कुछ मूलभूत नियम संविधान होते हैं। इन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फर्क पता चलता है। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं। वहां नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में हमें ऐसे नियम मिलते हैं उसे संविधान कहा जाता है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं। संविधान एक निम्नलिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश पर शासन करने के लिए नियम और कानून लिखे होते हैं। जैसे पहला है, किसी भी लोकतंत्र को चलाने के लिए संविधान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। थर्ड है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। फोर है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। 5 है, 1990 में बना नेपाल का पिछला संविधान इसी सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। 5 है, नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे थे। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को खत्म करने में कामयाबी मिल गई। बच्चों, इस चैप्टर से पहला प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? आंसर है, लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत पड़ती है क्योंकि पहला है, यह उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। सेकंड है, वो ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। थर्ड है, संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दो दस्तावेज के हिस्से को देखिए। पहला कॉलम है 1990 का नेपाल का संविधान का है। दूसरा कॉलम है नेपाल के ताजा अंतरिम संविधानों में से लिया गया है। पहला कॉलम है 1990 का नेपाल संविधान, पार्ट 7 कार्यपालिका, अनुच्छेद 35 कार्यप्रणाली शक्तियां। नेपाल अधिराज्य की कार्यप्रणाली शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होंगी। सेकेंड कॉलम है 2007 अंतरिम संविधान, पार्ट 5 कार्यपालिका, अनुच्छेद 37 कार्यप्रणाली शक्तियां। नेपाल के कार्यप्रणाली शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होंगी। नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यप्रणाली शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है?
इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? क्यों? आंसर है 1990 में बना नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार नेपाल की कार्य प्रणाली शक्तियां मंत्री परिषद में निहित होंगी। वो नेपाल के कार्य प्रणाली फैसले प्रधानमंत्री के नाम पर लिए जाएंगे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है, क्योंकि पिछले संविधान यानी 1990 में वे आदर्श निहित नहीं है जो जनता नेपाल के लिए चाहती है। थर्ड प्रश्न है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता तो क्या होता? आंसर है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश ना होता, पहला है, देश के नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते जिससे अन्यायपूर्ण फैसले लिए जाते। ये समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। सेकंड है, नेताओं द्वारा लिए गए फैसले जनता पर जबरदस्ती थोपे जाते जो जनता के लिए हित में नहीं होते। क्वेश्चन 4 है कि नीचे दिए गए निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है? इन स्थितियों में अल्पसंख्यक के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है? इसका एक एक कारण बताइए। कहा है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं, उनमें से 20 पुरुष हैं। इसका आंसर हुआ का महिला वर्ग अल्पसंख्यक है। अनेक विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सभी पुरुषों के बराबर शिक्षित हैं एवं स्कूल चलाने में बराबर की भूमिका अदा कर रही हैं। खा है, एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बच्चों, इसका आंसर हुआ ख का बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक है। उनके विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास करने का अधिकार है। ग है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है। इसका जवाब हुआ मांसाहारी कर्मचारी अल्पसंख्यक है। इनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सबका अपना अपना भोजन का स्वाद होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन करने का अधिकार है। घ है, 50 विद्यार्थियों की क्लास में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। इसका आंसर हुआ यह गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यकों के अंतर्गत आते हैं। उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही क्लास के विद्यार्थी होने पर उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनकी अवहेलना होने पर उनमें हीनता का भावना आ सकती है जो उनमें प्रतिभा के विकास को प्रभावित कर सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।